नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग अच्छ पर। तो चलिए आज से शुरुआत कर रहे हैं हम रीट की तैयारी की, जिसका फॉर्म 16/12/2024 से 15/1/2025 तक भरा जाएगा। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है 27/2/2025, यानी कि 27 फरवरी 2025 को इसका एग्ज़ाम होना है। एडमिट कार्ड जो है इसका 19 तारीख यानी कि 19 फरवरी 2025 से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सिंगल पेपर की जो फीस है वो है 550 रुपये, और दोनों यदि आप पेपर भरते हो तो उसकी फीस है 750 रुपये। और इसमें अब की बार से एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि इसमें अब आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहले क्या होता था, 4 ऑप्शन देखने को मिलते थे, लेकिन अब की बार से इसमें 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। 5वां ऑप्शन जो होगा वो होगा अनुत्तरित प्रश्न, यानी कि अगर चारों ऑप्शनों में से आपको कोई भी सही नहीं लगता है तो आप 5वां ऑप्शन टिक करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको माइनस यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि कोहलर ने जो परिभाषा दी थी अधिगम की वो कौन सी थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोहलर क्या साबित करना चाहता था? तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। भाई कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक संकार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? किसी भी नई भाषा सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, या फिर वाक्यों के निर्माण से, या शब्दों के निर्माण से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर 5वां ऑप्शन आपको अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो देखिए, किसी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। बालक पहले अक्षरों, फिर शब्दों और अंत में वाक्यों को सीखता है, अतः इनके माध्यम से साहचर्य होना अति आवश्यक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता है या होते हैं? तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन कक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। ऐसे कक्ष संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त तथा संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहां विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र। अगला प्रश्न है हमारे पास, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है, ये बताना है यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणना दोष। गणना दोष जो होता है वो गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। डिस्कैलकुलिया किसे कहा जाता है? गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। और इस प्रकार के अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई, दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ, नकद अंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं होती हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संवेदनशीलता। देखिए, समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता जो होती है वो अत्यंत आवश्यक होती है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होनी चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग ना समझें तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है हमारे पास,
निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदी। ऑप्शन नंबर डी, संवेदी। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देता है। पहला शारीरिक स्तर पर और दूसरा मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी श्वास लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज में परिवर्तन आ जाना जैसी क्रियाएं होती हैं, जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्त प्राय हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है बिल्कुल। दूसरी ओर संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संवेदी। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेदी। अगला प्रश्न है हमारे पास, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, तो बताइए कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है? तो देखिए, बेंजामिन एस ब्लूम जो थे, उन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया था। पहला था संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, दूसरा था भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और तीसरा था मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। तो ब्लूम ने 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया। वो 6 भाग कौन से थे? तो पहले सबसे आता है ज्ञान, उसके बाद आता है अवबोध, तीसरे नंबर पर आता है अनुप्रयोग, चौथे नंबर पर आता है विश्लेषण, 5वें नंबर पर आता है संश्लेषण और 6वें नंबर पर आता है मूल्यांकन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेच्छाचारी। देखिए, स्वेच्छाचारतापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसीलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक तथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वेच्छाचारी। अगला प्रश्न है हमारे पास, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए, अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विक्टर ब्रूम। अब प्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत था वो विक्टर ब्रूम ने दिया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रक्रियाकरण। अगला प्रश्न है हमारे पास, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो देखिए, कौशलों को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि आपके पास कोई कौशल है तो आप उससे किसी भी कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कार चलाना एक कौशल होता है, तो एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। यह कौशल अंतरण उद्देश्यपूर्ण न होकर स्वतः होता है, अर्थात कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा है, न कि लक्ष्य या उद्देश्य। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर तथा कामेनियस ने कुल 11 शिक्षण सूत्र दिए थे। पहला था सरल से कठिन की ओर, दूसरा था ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा था स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा था पूर्ण से अंश की ओर, पांचवां था अनिश्चित से निश्चित की ओर, छठवां था दृश्य से अदृश्य की ओर,
7वां था विशिष्ट से सामान्य की ओर, 8वां था विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, 9वां था मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, 10वां था अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, 11वां था प्रकृति का अनुसरण। तो बताइए हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनियस ने कुल 11 शिक्षण के सूत्र दिए थे। तो बताइए इनमें से मैंने अभी तक कौन सा नाम नहीं लिया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निगमन से आगमन की ओर। ये शिक्षण सूत्र नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? तो देखिए A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, योजना बनाना। देखिए सबसे पहले पाठ की योजना बनाई जाती है, उसके बाद में शिक्षण किया जाता है, उसके बाद में प्रतिपुष्टि की जाती है, उसके बाद पुनः नियोजन किया जाता है, उसके बाद पुनः शिक्षण किया जाता है और फिर उसके बाद में पुनः प्रतिपुष्टि की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण में जो प्रथम पद होता है वो होता है योजना बनाना। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो देखिए बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया गया है। पहला होता है अन्वेषण, दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण, तीसरा होता है आत्मीकरण अथवा परिपाक, चौथा होता है वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण, क्योंकि अन्वेषण जो है वो अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। अगला प्रश्न है हमारे पास, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, कब संभव होगा? आपको 3 चीज़ें दे रखी हैं, उन तीनों चीज़ों को पढ़िए। तो जब खंड व सकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, हाँ ये हो सकता है। और बी में दे रखा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, और सी में दे रखा है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो सही उत्तर चुनना है अब आपको। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी, यानी कि तीनों के तीनों शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण संभव कर सकते हैं। तो चलिए आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।